किए हैं कि नहीं किए हैं, जो क्वेश्चंस हैं एक बार मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ क्लास में। किए हैं सभी ने क्वेश्चन सोल्व करने की एटलीस्ट ट्राई की है? यस सर। तो प्रॉब्लम भी आए होंगे अगर ट्राई की है तो। और जैसे क्वेश्चन करेंगे ना उसका आंसर सभी अपने साथ यहीं पे अपने नोटबुक में निकालेंगे और सभी हर क्वेश्चन का आंसर अपने चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, हर क्वेश्चन का आंसर। सही है, ये रूल है, ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो ऑन करके सो रहा है, वो नहीं चलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट जो है हमारे पास, जो कॉमनली यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है? पहले तो ये बताओ किसके लिए यूज किया जाता है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट? ओलेफिन्स पॉलीमराइजेशन में। यस, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, पॉलीथीन बनाने के लिए जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। और उसका फॉर्मूला हमें बताना है। ये क्वेश्चन आया नेट जून 2011 में, बहुत पुराना हो गया, फिर भी हमें फॉर्मूला याद करना है। कौन सा आएगा? ए ऑप्शन। सही है भाई सभी का। ऑप्शन ए टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के साथ होता है एल्यूमिनियम ट्राईइथाइल। ऑप्शन ए रहेगा जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स हैं बेरिलियम के, किसके साथ? साइक्लोपेंटाडाइनाइल, सीपी। कल भी बात की हमने इसके बारे में। कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा? स्टेबल कॉम्प्लेक्स बताना है और इसका रीजन भी बताना है। कभी असाइनमेंट के आंसर की खोल के बैठ गए हो तुम लोग? करो शाबाश, उसका रीजन देना है और मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ऋतु, रो नंबर 11। यस शाबाश, बताओ क्या कैसे किया ये? सर इसमें जो हेप्टिसिटी N1 और N3 N5 की स्टेबल होते हैं सर। नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते। N3 भी शो करता है, N1 और N3 भी तो स्टेबल है भाई। यहाँ पे तो N1 और N3 भी है, यहाँ पे N2 है। तो N2 ज्यादा शो नहीं करता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, लेकिन N1 N3 तो शो करता है, N1 N5 भी शो करता है। उससे कुछ नहीं लेना देना इसका। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का हेप्टिसिटी से हम सिर्फ ये फाइंड आउट करेंगे कि हेप्टिसिटी अगर इतना है तो इतने इलेक्ट्रॉन डोनर है, इतना है तो इतना इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो पता चलेगा उससे। तो हमें देखना क्या है यहाँ पे? हमें देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन वहां पे एलिमेंट के पास हैं, मेटल के पास हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लिगेंड ने डोनेट किए हैं वो कितने हैं, उसका सम कितना है। जैसे अगर ट्रांजिशन मेटल की बात होती है तो हम कहते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो तब जाके स्टेबिलिटी आएगी कॉम्प्लेक्स के अंदर। सही है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल नहीं है, यहाँ पे बेरिलियम दे रखा है एस ब्लॉक का एलिमेंट। तो यहाँ पे हमें 18 इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे हमें ऑक्टेट रूल देखना है। ऑक्टेट मतलब कि जहाँ पे हम 18 इलेक्ट्रॉन देखते थे, अब हमें यहाँ पे उस वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो देखो किस केस में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे भाई। अगर यहाँ पे तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो जहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो हेप्टिसिटी 2 के साथ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट किए उसने, और 2 अवेलेबल हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गए। और इसके पास वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये तो 6 ही हुआ इस केस में, 6। डी ऑप्शन आएगा सर। और इस केस में 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, और इसके पास कितने हैं? 2 है इसके पास भी, नहीं हुआ। अगर इसके केस में देखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और 2 इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट के पास है, तो यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो इसका रीजन ये है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट है मेटल का। सही है, हेप्टिसिटी वाला रीजन नहीं लगाएंगे। तो इसके बेस पे करेंगे ये क्वेश्चन।
सही है, कोई किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा ये तो हम कर चुके हैं, ये रिएक्शन मैंने करवाई होगी। ये गेट 2018 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन सेम, यही क्वेश्चन सेम गेट एग्जाम 2018 में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। हमने इसकी जब रिएक्शंस करवाई होंगी मेटल कार्बोनिल की, उस केस में हमने करवाया होगा इसको। तो फर्स्ट स्टेप में जब FeCO5 रिएक्ट करेगा किसके साथ, OH माइनस के साथ, तब वहां पे उसका हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बनेगा, मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड, ये वाला कॉम्प्लेक्स। सही है। नेक्स्ट स्टेप में फिर से अगर उस पे मैग्नीज ऑक्साइड अगर हम डालेंगे तो वहां पे उसका टेट्रामर बनता है। हमने करवाया है ये रिएक्शन, जब हमने इसके रिएक्शन जब प्रिपरेशन जब करवाई होंगी उस केस में हमने ये रिएक्शंस करवाई है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। सही है भाई, ये हमने पहले किया है, इस वजह से ये बहुत ही आसान है, 2 बार पूछा गया है तो कुछ तो होगा ही, है ना। प्रिपरेशंस जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैंने अलग से मार्क करवा के लिखवाई होंगी कि कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं जिनको हमें याद रखना है, वो इस टाइप से आते हैं। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन भाई, नेट में तो 4 नंबर का था, और गेट में ये शायद 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो 2 मार्क्स मतलब कि 200 रैंक आपका और अच्छा आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, हमें बताना है मेटल मेटल बॉन्ड किस टाइप से होगा अगर डाइमर फॉर्मेशन होता है। निकाल सकते हैं, शाबाश, करो कैलकुलेट करो। फर्स्ट पहले इसका कैलकुलेट करेंगे, अपना वही रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। पहले टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, उसके बाद अपने रूल के अकॉर्डिंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल का यूज करना है, फिर मेटल मेटल बॉन्ड निकालना है। वैसे करना है, करो शाबाश, कैसे होगा। हुआ फर्स्ट केस में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आया। देखो नाइट्रोसिल का मेंशन नहीं है, यहाँ पे बेंट होगा या फिर लीनियर होगा, मेंशन नहीं है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। थर्टी सिक्स। नाइट्रोसिल को क्या काउंट किया, बेंट या लीनियर? लीनियर 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 काउंट करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आया भाई 36। सही है, सभी का आया भाई। 5 इलेक्ट्रॉन साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग से आएंगे। आयरन के पास हमें पता है 8 हैं, कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देगा वहां पे, नाइट्रोसिल 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 5 5 और 8 18, लेकिन डाइमर है, ट्वाइस है, तो उसको हमें ट्वाइस किया तो हमारे पास 36 आएगा। अब हम, ये तो हो गया हमारे पास ए, बी निकालेंगे। 36 माइनस 2 इंटू 18 0। सही है, मेटल मेटल बॉन्ड भी 0। कौन कौन से ऑप्शन कट हो गए, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, बस ये एक गया, दूसरे को तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। सही है, अगर दूसरे को निकालना भी चाहते हो तो उसके अंदर एक मेटल मेटल बॉन्ड आएगा। सही है भाई, टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अगर पहले ये निकालने लग जाते तो भी एक ही आंसर था, क्योंकि अगर हमारा 1 आता तो एक ही ऑप्शन में 1 है, तो इस टाइप से टाइम बच जाता है, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सही है, चलें, किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ट्रांस है प्लेटिनम का कोई कॉम्प्लेक्स,
प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं? प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं? टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। क्यों? रीजन? बता सकता है कोई रीजन? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और लो स्पिन क्यों है? क्योंकि मेटल जो हैवी मेटल है उसके केस में हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और उसका रीजन हमने दिया था क्योंकि आगे जो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन है या फिर कुछ में एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन भी हैं, उनकी वजह से मेटल और लिगेंड के बीच में अप्रोच बहुत ही अच्छा होता है। और अगर अप्रोच अच्छा होगा तो स्प्लिटिंग फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है, उस वजह से सारे के सारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, चाहे लिगेंड वीक फील्ड हो या फिर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। बहुत डिटेल में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, अगर भूल गए हो तो दोबारा से ध्यान दे लो। हैवी जो ट्रांजिशन मेटल हैं उनके कॉम्प्लेक्स हमेशा लो स्पिन होते हैं। हैवी का मतलब हमारे पास है 4D और 5D वाले मोस्टली केसेस में। वहां पे हम ये नहीं देखते हैं कि लिगेंड वीक फील्ड है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और अगर लो स्पिन बनेंगे तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, उस वजह से स्क्वायर प्लेनर आता है। तो यहाँ पे दे रखा है ट्रांस, और ट्रांस देने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर क्लोरीन है तो यहाँ पे क्लोरीन है, सही है। यहाँ पे कार्बोनिल है और यहाँ पे कोई लिगेंड है, ये हो गया ट्रांस। अब ये कह रहा है कि ये जो लिगेंड है ये उसने चेंज कर रखा है, एक केस में सिंपल अमोनिया, एक में पायरिडीन दे रखा है और एक केस में NMe3 दे रखा है। अब हमें देखना क्या है? हमें देखना है कि जो CO जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो किस टाइप से चेंज करेगी इन लिगेंड को, अगर हम वहां पे चेंज करते हैं। तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है ये कंसेप्ट। हमने पढ़ा है कि मेटल के साथ जब कार्बोनिल कनेक्टेड है उस केस में स्पेक्टेटर लिगेंड अगर हम चेंज करते हैं तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है उसके बॉन्ड ऑर्डर पे, और जो बॉन्ड ऑर्डर पे इम्पैक्ट आएगा उसी के बेस पे हम बताएंगे कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में क्या इम्पैक्ट आएगा, सही है। तो हमें सबसे पहले देखो हमें देखना है कि ये जो स्पेक्टेटर लिगेंड है कौन कौन से हैं, अमोनिया है, pyridine है और NMe3 है। हमें देखना है कि ये अगर इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड तो कर देगा तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। भैया अगर अच्छा डोनर हुआ तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब क्या है? मेटल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और अगर मेटल के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज हुआ तो मेटल क्या करेगा कि उन इलेक्ट्रॉन को आगे फिर से शिफ्ट करवाएगा, मतलब कि वो बैक बॉन्डिंग करेगा कार्बोनिल के साथ। और कार्बोनिल के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो डोनेशन होगा वो कौन से ऑर्बिटल में होगा? वो एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल में होगा, पाई स्टार के अंदर होगा। और अगर पाई स्टार में उसका इलेक्ट्रॉन गए तो ये बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। यही कंसेप्ट है। तो हमें अब यहाँ पे ये देखना है कि इन तीनों में कौन सा अच्छा डोनर लिगेंड है। जिस केस में अच्छा डोनर लिगेंड है उस केस में मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तो मेटल अच्छे से बैक बॉन्डिंग करवाएगा। और अगर बैक बॉन्डिंग हुई तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग अगर डोनर लिगेंड है, जो स्पेक्टेटर वाला जो है, अगर स्ट्रॉन्ग डोनर लिगेंड है तो उस केस में क्या होगा? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी, वो डिक्रीज रहेगी, सही है। तो अब तीनों में से हमें देखना है कौन अच्छा सा डोनर रहेगा। सबसे अच्छा डोनर कौन सा रहेगा? NMe3। pyridine अगर मैं बनाऊं स्ट्रक्चर तो इस टाइप का है। तो अगर इनमें कंपैरिजन करें, देखो यहाँ पे पाई एक्सेप्टर की टेंडेंसी भी शो करेगा, ये तो अच्छे से डोनेट तो करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, यहाँ से भी डोनेट कर सकता है ये, लेकिन यहाँ पे रिंग भी लगा हुआ है, उसको भी ध्यान रखना है। यहाँ पे NH3, और अब इसमें तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, हमें शायद इसको कंपेयर करने की जरूरत ही ना पड़े, ऑप्शन में ही वहाँ पे हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें तो इन दोनों में तो इजीली बता सकते हो कौन अच्छा डोनर रहेगा। भाई यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है और यहाँ पे मिथाइल है, और मिथाइल का हमें पता है प्लस इंडक्टिव लगाता है,
प्लस इंडक्टिव लगाता है तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और अगर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो अच्छे से डोनेट करेगा मेटल को। तो ये केस जो है NMe3 वाला जो है ये अच्छे से मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, और मेटल को अच्छे से इलेक्ट्रॉन दिया तो बैक बॉन्डिंग अच्छी हुई, बैक बॉन्डिंग अच्छी हुई तो बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ। सही है, तो इस केस में सबसे कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा इन तीनों के कंपैरिजन में। देख लो कौन कौन सा ऑप्शन है। दो ऑप्शन है हमारे पास, एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है फर्स्ट वाला, मतलब बी वाला। ठीक है, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। सही है, बस एक कंसेप्ट लगाया, एक का चेक किया, दो ऑप्शन चले गए, 50-50 चांस पे आ गए। अब 50-50 नहीं, हमें तो पूरा 100 चाहिए। तो 100 चाहिए तो उसमें भी तो हम कंपेयर कर सकते हैं भाई। अगर pyridine और अमोनिया की जगह जब बात करेंगे तो pyridine के केस में pyridine पाई एक्सेप्ट करने के, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी शो करेगा, तो डोनेट तो करेगा लेकिन एक्सेप्ट करने की भी टेंडेंसी रहेगी उसकी। तो वो अमोनिया के केस में वो इलेक्ट्रॉन कम डोनेट करेगा इसको, और अगर कम डोनेट करेगा तो इस केस में सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा pyridine के केस में। तो ऑप्शन ए आंसर रहेगा। सही है, कंसेप्ट याद होना चाहिए, हम आराम से निकाल लेंगे क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट? अगर डाउट है यहीं पे बता दो, दोबारा डिस्कस कर लेंगे इसको हम। सही है भाई, ठीक है। नेक्स्ट केस में NiCO4 है हमारे पास, रिएक्शन करवानी है लिगेंड के साथ, और लिगेंड भी फोस्टीन सब्स्टिट्यूटेड फोस्टीन वाले लिगेंड हैं। यील्ड आएगा एक कार्बोनिल को रिप्लेस हो गया है। तो ये पूछ रहा है कि ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू होगी, बताओ शाबाश। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं भाई। किस मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होगी? इलेक्ट्रॉन काउंट करो, आराम से निकलेगा मैकेनिज्म कौन सा आएगा। और स्ट्रक्चर तो पता ही होगा NiCO4 का कैसा है। कितने इलेक्ट्रॉन है मेटल के पास? वैलेंस। मेटल के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड ने 8 इलेक्ट्रॉन दिए, टोटल 18 हो गए। सही है, टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो गए हैं। और अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो हमने एक लिखवाया होगा पॉइंट, अगर 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो वो किस मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा? डिसोसिएटिव। यस, डिसोसिएटिव। कुछ नहीं, बस सिंपल याद रखना था, अगर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा वो रिएक्शन। सही है, अगर कम होते इलेक्ट्रॉन 18 से तब एसोसिएटिव के थ्रू जाता, क्योंकि उसको 18 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे अपने वैलेंस में स्टेबिलिटी के गेन करने के लिए। सही है, तो ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होगी। बस सिंपल देख लो, कितने सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, जो हमने पहले क्लास में जो चीजें डिस्कस किए हैं उसी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए रिएक्शन ट्रांस दे रखा है इरिडियम का कॉम्प्लेक्स, क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बताना है, प्रोडक्ट में ज्यादा है या फिर रिएक्टेंट में ज्यादा है। कर सकते हो। देखो पहले तो चेंज क्या है, भाई रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट बना तो उसमें क्या चेंज हुआ जिस वजह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। क्लोरीन के नंबर। क्लोरीन के नंबर बढ़ गए। पहले वाला हमारे पास कैसा था, 2, 3, 4 पेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स था, क्लोरीन ऐड हो गया, ऑक्टाहेड्रल में चेंज हो गया। तो इस टाइप का है रिएक्शन, जब रिएक्टेंट जब अवेलेबल है उसके अंदर इस टाइप का है हमारे पास, और ट्रांस दे रखा है तो हम इसको अपोजिट पोजीशन पे लगाएंगे। सही है, और ये हमारे पास यहाँ पे कार्बोनिल है और यहाँ पे क्लोरीन, इसकी रिएक्शन करवाई Cl2 के साथ, तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बन गया है, और ये भी ट्रांस है ना। हाँ, ये भी ट्रांस ही है। ट्रांस है का मतलब हम इसको अपोजिट दिखा देंगे यहाँ पे, CpS3
CpS3, सही है। कार्बोनिल, क्लोराइड, 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 सही है। हमें बताना है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, ये कॉम्प्लेक्स चीज अपने पास। तो हमें तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, हम पहले कह रहे हैं कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के केस में हमें सिर्फ ये देखना है कि किस केस में मेटल पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, और अगर मेटल पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं तो उस केस में बैक डोनेशन ज्यादा होगा, और अगर बैक डोनेशन ज्यादा होगा तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो वहां पे कम होगा, और उस वजह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। सही है, यही करते आ रहे हैं हम तो। अब यहाँ पे देख लो किस केस में मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा अवेलेबल होंगे। भाई 2 क्लोरीन और ऐड हो गए हैं, सही है। और अगर 2 क्लोरीन और ऐड हो गए हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के पास, और क्लोरीन का हमें बिहेवियर पता है, क्लोरीन एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्लोरीन डोनर है और स्ट्रॉन्ग डोनर है, ये भी कह सकते हैं। तो थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से वहां पे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, या फिर इंडक्टिव से थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो। अगर क्लोरीन यहाँ पे एज डोनर लिगेंड है तो मेटल पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा वो, और अगर मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, अच्छा इसमें भाई फ्री CO भी दे रखा है ऑप्शन में एक, ये भी ध्यान देना है, फ्री कार्बोनिल भी दे रखा है। तो चलो अपने कंसेप्ट से चले हम तो। मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस केस में ज्यादा होगा? इस केस में जब वहां पे सिर्फ एक क्लोराइड अवेलेबल था। देखो और कुछ चेंज नहीं किया है, फोस्फीन वाले दो लिगेंड रिएक्टेंट में भी वो थे और प्रोडक्ट में भी वो हैं, और दोनों ट्रांसपोजिशन पे ही है, सही है। चेंज सिर्फ इतना हुआ है कि रिएक्शन होने के बाद 2 क्लोरीन जो है वो और ऐड हो गए कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो उसके ऐड होने से मेटल के पास तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मेटल तो बैक बॉन्डिंग अच्छी करेगा भाई, और अगर मेटल बैक बॉन्डिंग अच्छी करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो अच्छे से डोनेट करेगा, बॉन्ड ऑर्डर को डिक्रीज करेगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर को डिक्रीज करेगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए, प्रोडक्ट का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए रिएक्टेंट से। लेकिन आंसर की में जब देखोगे तो शायद उल्टा दे रखा होगा, एक बार देखना भाई हाँ सर, आंसर इसमें की में ए दे रखा होगा। यस सर। 18 क्वेश्चन, यस ए दे रखा है, सही है। इसको एक बार दोबारा भी मैं वेरीफाई कर लूंगा, लेकिन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलना अपने को, आंसर बी आना चाहिए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लस्टर हैविंग एरेकिनोटाइप स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट सिस्टम हो गया है, अब ये हम मानेंगे, अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन है जी, 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 4 कॉम्प्लेक्स को हमें वहां पे स्टडी करना है। 4 कॉम्प्लेक्स के केस में हमें देखना है 18 इलेक्ट्रॉन रूल से, यहाँ पे हम काउंट करेंगे कि जो स्केलेटल इलेक्ट्रॉन जो है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल नहीं सॉरी, वेड रूल जो है हमारे पास, उससे हम यहाँ पे देखेंगे कि टाइप स्ट्रक्चर का किस टाइप का है, कर सकते हैं। ये तो हमने शायद किया भी होगा ये वाला। सर बी ऑप्शन आएगा इसका। बी ऑप्शन बता रहे हैं भाई, ये आंसर होगा। क्या है सभी ने चेक? यस सर। फर्स्ट वाला क्या आएगा? Yes. नहीं भाई क्या है तो पता होगा ना, फर्स्ट क्या है? क्लोजो टाइप है। ये तो हमने शायद क्लास में किया है, ये तो क्लोज होगा। किया है हमने ये क्लास में, रोडियम 6 कार्बोनिल 16 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ही किया था शायद ये, जब हमने क्लस्टर पढ़े थे। और ये भी किया हमने, इरिडियम 4 कार्बोनिल 12 क्या है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर। यस सर। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर था ये। तो बी ऑप्शन आएगा भाई, देख लेना एक बार चेक करके, अगर किसी का नहीं आ रहा है तो हम कर लेंगे, इसको बता देना इसको, सही है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये कह रहा है कि ये जो कार्बिन कॉम्प्लेक्स है इसमें मेटल कौन कौन से हो सकते हैं? ये तो हम बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, कार्बन सिस्टम तो हमने, मेटल बताना है, और वो लिख के दे रहा है पहले ही कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है जी।
तो हमें देखना है कि साइड में ये कार्बोनिल 5 है कि 6? 5 है भाई साइड में, सही है। तो हमें देखना है कि मेटल कौन से हो सकते हैं यहाँ पे। तो मेटल को छोड़ दो, पहले 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करो और मेटल के कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड रहेंगे उस 18 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए। कार्बिन है 2 इलेक्ट्रॉन देगा, सही है। 5 कार्बोनिल हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे वो डोनेट करेंगे। तो मेटल के पास हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि हमारा 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। तो 2 + 10 12 + x 18, मतलब हमें 6 इलेक्ट्रॉन वाला मेटल चाहिए। भाई हमें वो मेटल चाहिए जिसके वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन हो। वो तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम भाई। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके केस में कितने होंगे? 3 4 5 6, सही है। क्रोमियम और क्रोमियम से नीचे वाली सीरीज देख लो। और अगर क्रोमियम से नीचे वाली सीरीज का नहीं दे रखा है, अगर मैग्नीज वाली सीरीज का दे रखा है, तो फिर वो हमें भी पॉजिटिव में चाहिए, क्योंकि ये तो भाई साहब 7 इलेक्ट्रॉन देगा। इस सीरीज वाले तो सही है, 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके वैलेंस में। तो यहाँ पे हमें वो देखना है। कौन सा आंसर आएगा बताओ? ए। ए। कौन सा ऑप्शन रहेगा? फर्स्ट। ए ऑप्शन। क्रोमियम मेटल है, सही है। ऑप्शन क्रोमियम वाला सही आएगा। दूसरा ऑप्शन हमें देखना है, एन के नीचे हमें पता है Re आता है, सही है। तो इस वजह से हमने वो किया है उसका। फिर इसका सही है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भाई, कर लोगे। आगे चलें। यस सर। स्ट्रक्चर है, कार्बोरेंस दे रखे हैं। कार्बोरेंस दे रखे हैं मतलब कि जो हम बोरेंस की बात की थी हमने वेड रूल में, उस अब बोरोन को वहां पे रिप्लेस करवाया गया है कार्बन सेंटर से। कार्बोरेंस दे रखे हैं, हमें बताना है क्लोजो है, नीडो है या किस टाइप का है। मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा था कि ये वाला जो सिस्टम है ये हर साल हर एग्जाम में पूछा जाता है, नीडो, क्लोजो, एरेकिनोटाइप स्ट्रक्चर वाला। तो ये तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। और इसके लिए हम बहुत से एग्जाम्पल भी कर चुके हैं, इस असाइनमेंट में भी बहुत से क्वेश्चन है हर साल में। देखना अगर तुम लोग सही से देखोगे तो ऐसा कोई एक ही ईयर होगा जहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया होगा, नहीं तो हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, एरेकिनोनिडो वाला, स्ट्रक्चर टाइप वाला। तो यहाँ पे देखो C2B4H8, सही है। किया है लोग तुम लोगों ने? बस हमें तो भाई वही निकालने हैं, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फिर पॉलीहेड्रन्स वो निकालेंगे हम, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन, और उसके बेस पे हम निकाल देंगे पेयर्स निकालने के बाद देखेंगे किस टाइप का सिस्टम है। तो कार्बन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में है, 2 कार्बन अवेलेबल हैं। बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, 4 बोरोन है और 8 वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है। तो हमारे पास 8 + 12 + 8 16 + 12 28, सही है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, सॉरी स्केलेटल इलेक्ट्रॉन काउंट। पेयर्स जब करेंगे तो क्या करेंगे भाई? यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास? ये 6 पेयर्स नहीं है, ये टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है। स्केलेटल इलेक्ट्रॉन काउंट जब निकालेंगे तो 28 - n कितना है हमारे पास? 4 बोरोन और 2 कार्बन, 6 × 2, सही है। 28 - 12 हमारे पास हो गया 16। ये तो हो गया स्केलेटल इलेक्ट्रॉन काउंट। और पेयर्स जब निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। 6 हमारे पास ऑलरेडी एटम अवेलेबल है, तो ये हो गया n + 2। और अगर n + 2 है तो नीडो बोरेन, नीडो, सॉरी इसने गलत लिख रखा है, नीडो कार्बोरेंस आना चाहिए यहाँ पे, सिर्फ बोरेंस नहीं है। देखो यहाँ पे तो इसने कार्बोरेंस लिखा था, यहाँ पे भी कार्बोरेंस ही आना चाहिए, नीडो कार्बोरेंस, सही है। इस टाइप से हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बताना है। मेटल मोलिब्डेनम दे रखा है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज भी दे रखा है। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, बताओ शाबाश। टर्पोलियम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिसेंटली पढ़ा होगा टर्पोलियम। जब कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट की जब बात होती है तो टर्पोलियम की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बता सकते हो टर्पोलियम पढ़ा है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। टर्पोलियम आयन पढ़ा है? भाई हाँ ना तो कुछ तो बताओ। आवाज आ रही है? चैट में बताएंगे जी। कार्बोकटाइन में पढ़ा है सर, यस पढ़ा है, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे भाई। टर्पोलियम इस टाइप का एक सिस्टम होता है जहाँ पे 7 मेंबर्ड कार्बन रिंग जो है इस टाइप से 7 मेंबर्ड हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। इस टाइप से कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है एरोमेटिक। और हम कहते हैं कि टर्पोलियम वाला सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन होता है, सही है। तो ये सिस्टम है टर्पोलियम, पॉजिटिव चार्ज है इस लिगेंड पे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे टर्पोलियम दे रखा है तो पॉजिटिव हो गया +1। मेटल पे हमें निकालना है, कार्बोनिल का 0 है होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है कार्बोनिल, और भार है कितना +1, तो x क्या हो गया +1 - 1 x 0। इस टाइप से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, सही है। टर्पोलियम का पता होना चाहिए था इसमें, टर्पोलियम आयन जो है वो किस टाइप का लिगेंड है, भूलना नहीं है इसको। पॉजिटिव चार्ज होता है, एरोमेटिक टाइप सिस्टम होता है, और कार्बोकटाइन ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो बहुत ही स्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल मेटल बॉन्ड बताने हैं, इरिडियम 4 कार्बोनिल 12। ये क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं, शायद 6 आएगा। यस सर। Yes. सही है, पहले किया हुआ है हमने ये। नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्डर बताना है, जब मेटल मेटल से डाइमर फॉर्म में जब कनेक्ट करेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। कहने का मतलब ये है कि मेटल मेटल बॉन्ड ही बताना है, बॉन्ड ऑर्डर से यही मतलब है। मेटल मेटल बॉन्ड बताना है कितना होगा, 1 होगा 2 होगा, जैसे यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 4 3.5 3 2.5। सेम कंसेप्ट लगाना है, तो जल्दी से करो सोल्व इसको और दोबारा से ज्वाइन करो।